ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन कोई भी टर्म रिलेटेड डाउट हो, कुछ भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको क्वेरी हो, वो भी आप हमें पूछ सकते हो। सवाल पूछने का तरीका बता देता हूं, बेहद आसान है। आपके स्क्रीन पर एक QR कोड फ्लैश होगा, उस QR कोड को आप स्कैन करिए, जिसके जरिए आप हमें व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर सवाल भेजने का भी एक फॉर्मेट है, वो बता देता हूं। आप अपना नाम बताएं, आप कहां से हैं, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से लेवल से खरीदारी है, और खासकर आपका नज़रिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए उसे होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। इससे हमें एक्सपर्ट्स को काफ़ी आसानी हो जाती है आपके स्टॉक्स पर राय देने के लिए। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पहले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। इस सेगमेंट के रामभू कुमार हमारे साथ शामिल है। रामभू जी नमस्कार, बताएं। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं रंभू कुमार अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ जी, बताएं। मैंने वुडको का शेयर 414 एवरेज 297 पे लिया है जी। अभी। शॉर्ट टर्म के लिए आज से मैं बात कर रहा था, देख रहा था वहां पे, तो क्या करना चाहिए मुझे उसमें? जी बिल्कुल, ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा। इनकी खरीदारी हुडको पर है 400 कौन से लेवल से आपने बोला? 297 से है ना शायद जी। 297 से इनकी खरीदारी है। स्टॉक इसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई सेशन से थोड़ा कंसोलिडेशन में फंसा हुआ नजर आ रहा है। जुलाई हाई से देखें तो वहां से करीबन कुछ 17-18% नीचे गिर भी चुका है। यहां पर आपकी क्या राय बन रही है? अंश डेफिनेटली इसमें होल्ड करने की ही राय बनती है। वीकली स्ट्रक्चर पे अगर आप देखें यहाँ पे तो 20 वीक्स की एवरेज का सपोर्ट लिया है स्टॉक ने और वहां से एक बाउंस देने की कोशिश कर रहा है। डेली स्ट्रक्चर पे भी अगर आप देखें तो एक गैप जो है उसका भी सपोर्ट इसके अंदर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि नीचे की तरफ 270 का स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड करके रखें। ऊपर की तरफ इनको वापस से स्टॉक के अंदर जो बाउंस दिखेगा तो 350 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह इनके स्टॉक्स पर, हुडको पर आपको राय दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं। जो कि सोमवार को जारी होंगे। तो अगस्त में बिक्री कैसी रहेगी, ऑटो कंपनियों की बिक्री कैसी रह सकती है, इस पर पूरा पोल लेकर, अनुमान लेकर हमारे साथ सृष्टि जुड़ चुकी हैं। सृष्टि बताइए। तो अगस्त महीने की बात करें तो देखिए यहाँ पे इस पूरे महीने से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा रही हैं, क्योंकि ये लीन पीरियड रहता है ऑटो बिक्री के लिए। क्योंकि कंपनीज जो हैं वो थोड़ी सी इन्वेंट्री बिल्डअप ज़रूर करना चालू कर देती हैं, क्योंकि अब जो है वो त्योहारी सीज़न चालू होगा। पर जी हाँ, सेगमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको टू व्हीलर सेगमेंट पर खास तौर से फोकस रखना है, क्योंकि रूरल और अर्बन डिमांड का पुश जो है वो काफ़ी सपोर्टिव है। हालांकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जिस तरीके से इन्वेंट्री को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं, वो तो हम आपके लिए लगातार ही हाईलाइट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अगर हम सभी कंपनीज को देखें, चाहे वो M&M हो, टाटा मोटर्स या फिर मारुति सुजुकी, महीने दर महीने यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस की उम्मीद नहीं है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हालांकि M&M की बिक्री में लगभग 5% की तेज़ी ज़रूर दिख सकती है, पर टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी की जो सेल्स है वो लगभग सपाट रहेगी। यहाँ पे इन्वेंट्रीज को लेकर अगर कोई भी कॉमेंट्री आती है किसी भी कंपनीज की तरफ से, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा देखने के लिए। अब बात करते हैं टू व्हीलर सेगमेंट की। तो यहाँ पे सभी कंपनी से हालांकि अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। हालांकि आयशा मोटर्स इकलौती ऐसी कंपनी रह सकती है जहाँ पे जो चैनल चेक्स बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं पिक हुआ। पर आप देखिए बजाज ऑटो, TVS मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पे महीने दर महीने जो है वो काफ़ी अच्छी बढ़त है। और ख़ास तौर से हीरो मोटोकॉर्प जहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ की हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। 36% की उम्मीद बढ़त आप देख सकते हैं, क्योंकि जुलाई महीने में सरप्राइजिंगली जो नंबर्स थे वो उम्मीद से काफ़ी कम थे। तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा एक बम्प इस महीने हम आते हुए देखें, क्योंकि ऑन एन एवरेज ये जो कंपनी है वो 5 लाख के आसपास गाड़ियां बेच देती है। आयशा मोटर से बहुत ज़्यादा इस बार उम्मीदें नहीं है, देखते हैं कि वहाँ से कोई डिसअपॉइंटमेंट आता है या नहीं। अब बात करें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, तो यहाँ पर भी जो ऑन ग्राउंड डिमांड है वो इंटैक्ट है। ना ज़्यादा कोई पॉजिटिव ट्रिगर है, ना ज़्यादा कोई नेगेटिव। ऑल एंड ऑल लगभग सपाट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि टाटा मोटर्स VECV के सेगमेंट में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 15% महीने दर महीने की हम बढ़त उम्मीद लगा के चल रहे हैं। और आखिरी में ट्रैक्टर्स की बात करें तो जी हाँ, फार्म सेंटिमेंट थोड़ा सा इम्प्रूव ज़रूर हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एस्कॉट्स की जो
बिक्री है वो लगभग सपाट रह सकती है। हालांकि M&M से उम्मीद है कि 23,300 ट्रैक्टर्स वो बेचती हुई नजर आएगी। तो ऑल इन ऑल मिले जुले इस बार ऑटो बिक्री के आंकड़ों की उम्मीद है, पर टू व्हीलर सेगमेंट पे खास तौर से ध्यान रखिए। टू व्हीलर सेगमेंट पर ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। आज कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं टू व्हीलर कंपनियों पर। यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि हीरो मोटोकॉर्प आज ऊपर भी है। चुनिंदा ऑटो कंपनियां आज चल रही हैं, हीरो मोटोकॉर्प, M&M ऑटो बिक्री के आंकड़ों के पहले। वहीं टाटा मोटर्स में करीब 1% की गिरावट है। और टू व्हीलर सेगमेंट जिसको कि अभी सृष्टि हाईलाइट भी कर रही थी, उस पर खास करके ही नज़र रखनी होगी। तो ये है ऑटो शेयरों का हाल आज के लिए। सर एक बार राय ले लेते हैं, ध्वनि क्या सलाह होगी आपकी? सोमवार को नंबर्स आएंगे, लेकिन उसके पहले कोई कंपनी अच्छी लग रही है आपको ऑटो सेगमेंट में से एंट्री लेने के लिए? जी बिल्कुल, ऑटोज में पूजा काफी स्टॉक्स के अंदर हमने हाल ही में एक बाइंग देखने को मिली थी। उसमें अगर आप यहाँ पे टीवीएस का चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो सभी स्टॉक्स के अंदर एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। कन्विक्शन यहाँ पे मेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर ज्यादा बन रहा है, क्योंकि डेली चार्ट स्ट्रक्चर को अगर आप देखें यहाँ पे, तो नीचे की तरफ जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसी के ऊपर स्टॉक के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। 2800 का एक माइनर रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट जैसे ही 2800 के ऊपर हम यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके बाद स्टॉक के अंदर फर्दर एक बाइंग एक्शन जो है वो बनता हुआ दिखेगा। फॉर नियर टर्म टारगेट 3000 जो है उसको पकड़ के चल सकते हैं। नीचे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना रहेगा, तो पोजिशनल बेसिस पे 2740 का एक आइडियल स्टॉप लॉस रहेगा। तो करीब यहाँ पे 50 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है, जिसके सामने हमें 200 रुपए की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर कन्विक्शन ज्यादा बनता है, यहाँ पे बाइंग देख सकते हैं। ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो इस वक्त ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। आज देखिए स्टॉक लगभग 1.5% की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। बढ़ते हैं आगे और रवि का सवाल लेते हैं। रवि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। रवि गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी रवि, बताइए कि किस स्टॉक पे आपका सवाल है? मेरे पास मैंने 300 रुपीज पे 1000 ONGC शेयर्स परचेस किए हैं और 200 मेरे पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर है जो 250 के आसपास मैंने खरीदी है और मेरा होराइजन 1 ईयर प्लस है। अच्छा, SCI एक बार बताइए 270 या 250? 250 270 के आसपास मैंने एवरेज किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नजरिया हमें बता दीजिए, कितना समय देना चाहते हैं दोनों ही शेयर? 1 ईयर प्लस। ठीक है। किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 1 साल का नजरिया है, दोनों ही बेहतर स्टॉक इन्होंने परचेस किए हुए हैं। ONGC पे तो अच्छे लेवल पे खरीदारी भी की हुई है। हमने ऑयल एंड गैस स्पेस में देखा है, एक्शन खूब है, खबरें भी बहुत सारी आ रही हैं जहां पर बहुत सारे रिफॉर्म और कई सारे आगे के लक्ष्य के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। ONGC यहां से आपको कैसा लग रहा है? 300 की खरीद है। दूसरा, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनकी बाइंग 250 से 70 के बीच में कहीं की है। 1 साल तक दोनों स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। सो ओवरऑल दोनों स्टॉक्स के बारे में बात करें तो दोनों काफी अच्छी कंपनियां, दोनों ने बाई की है। शिपिंग कॉर्पोरेशन की पहले बात करें तो ओवरऑल हमने देखा है कि शिपिंग कंटेनर या शिपिंग के अंदर जो भी स्टॉक्स है उसमें एक अच्छा खासी तेजी हमने लास्ट ईयर देखी। इवन शिपिंग कॉर्पोरेशन कंसोलिडेशन जोन में था, 270 के आसपास ही उसका ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक 400 तक गया है, वहां से वापस अभी अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं 100 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो यहाँ बन रहा है वो 240 का बन रहा है। अगर 240 का लेवल ब्रेक नीचे में नहीं होता है तो वापस में ये ऊपर में 320 340 तक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इनको शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होल्ड रखना चाहिए। नेक्स्ट में अगर ONGC की बात करूं तो ONGC में भी हम जिस तरह से क्रूड ऑयल की मूवमेंट देख रहे हैं, क्रूड ऑयल जिस तरह से $70 के आसपास बॉटम बनाया हुआ है, देयर आर चांसेस के क्रूड ऑयल वापस ऊपर में 80-85 आ सकता है। तो ONGC भी डेफिनेटली उनको होल्ड रखना चाहिए। अच्छे खासे लेवल पे उन्होंने एंट्री ली है। वीकली और मंथली चार्ट के हिसाब से भी एक बड़े ब्रेकआउट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक पोजिशनल स्टॉप लॉस इनको 300 का मेंटेन करना रहेगा और होल्ड रखे। ऊपर में चांसेस है अगर ये और 6-8 महीना दे सकते हैं तो 400 तक के टारगेट भी ONGC में आ सकते हैं। यह है सलाह किरण जी की तरफ से। लेकिन आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप पर हमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं, वहाँ से एक सवाल ले लेते हैं। तो ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा। स्मिता जी का सवाल है, यूनो मिंडा पे ये होल्ड कर रही है 125 शेयर्स, अगर भाव देखें तो 607 रुपये से होल्ड कर रहे हैं। अभी स्टॉक ऑलमोस्ट 1200 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 100% का अपमूव आता हुआ नजर आ रहा है।
600 का लेवल मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि पिछले साल अगर देखें तो 200 मूविंग एवरेज से कुछ 3 बार बाउंस लेता हुआ नजर आया था, तो कई लोग इसमें घुसते हुए भी नजर आए थे। उस समय से देखें तो काफ़ी अच्छा बढ़िया अपमूव दे चुका है। अभी भी जहां आ चुका है वहां पर भी 1200 के आसपास का एक नेकलाइन बना हुआ है, तो काफ़ी स्ट्रांगली ये ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। आपके हिसाब से टेक्निकली इसमें और कितनी तेज़ी दिख सकती है? यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें ठहराव नजर आ सकता है। डेफिनेटली अंश, यहाँ पे अभी स्टॉक अपने नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल के पास है। जैसे ही 1210 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे ये क्रॉस करता है, तो यहाँ पे हमें वापस से एक फ्रेश बाइंग का रुझान देखने को मिलेगा। बट जब तक ये लेवल्स ऊपर की तरफ हम रीच नहीं करते हैं तो कोई फ्रेश पोजीशंस रेकमेंड नहीं करी जाएगी। हालांकि इनकी जो खरीद है वो काफी ही नीचे के प्राइस लेवल की है, तो मेरी इनसे सलाह रहेगी कि आप बने रहे इसके अंदर, स्टॉप लॉस मेंटेन करें नीचे की तरफ में। 1100 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल ब्रीच होता है तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ वापस से एक प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर देखने को मिलेगी। बट जब तक ये लेवल बरकरार है तो ऊपर की तरफ में 1350 का इसके अंदर टारगेट बनता है। ठीक है, चलिए ये है सलाह स्टॉक पर। अब अगले दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं साहिल ठाकुर जी। साहिल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी, मेरे पास सुजलोन शेयर है, 340 के भाव पे है। 300 शेयर 300 शेयर्स 40 के भाव पे। ठीक है, आपको मुनाफा हो रहा है अभी तो, और कितना समय दे सकते हैं स्टॉक को? जी 1 से 2 साल तक मैं दे सकता हूँ इस पे। टारगेट मेरा 150 है। ओके, चलिए आपको सलाह दिलवा देते हैं। ध्वनि, क्या सलाह होगी आपकी? सुजलॉन इन्होंने लिया हुआ था 40 रुपए पे, 76 रुपए के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। काफ़ी शानदार तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली, लेकिन 150 के टारगेट का वेट कर रहे हैं। कोई जल्दी नहीं है, समय दे सकते हैं स्टॉक को। क्या चार्ट्स पर आपको ये लेवल दिखाई दे रहे हैं 150 के लॉन्ग टर्म के लिए, अगर थोड़ा और इंतजार करें तो? बिल्कुल पूजा, एक तो बेहतरीन भाव पे खरीदारी है इनकी, और वहां से जो अपमूव है वो कंसिस्टेंट ऑन द हायर साइड देखने को मिल रहा है। मंथली स्टॉक चार्ट स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो रिसेंटली स्टॉक ने अपनी जो मंथली मूविंग एवरेजेस होती है उनको भी उसके ऊपर की तरफ क्रॉस करा है, तो डेफिनेटली बने रहने की ही सलाह रहेगी। 150 रुपए का टारगेट जो यहाँ पर है वो मैं थोड़ा सा इनको करेक्ट करना चाहूंगी कि आपको यहाँ पे 125 126 रुपए तक का एक अपमूव देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली बने रहे। स्टॉप लॉस जो है उसको यहाँ पे आप ट्रेल कर लीजिए। आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे है जो है वो अभी 65 के पास ले आए। एसेट का स्टॉप लॉस ध्यान रखिए और उस पर बने रहने की सलाह। आगे के लक्ष्य भी आपको सुजलॉन एनर्जी में बता दिए गए। बढ़ते हैं आगे। सौरभ जैन हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इंदौर के रहने वाले हैं सौरभ। कोचीन शिपयार्ड पर राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 2735 रुपए के भाव पे कोचीन शिपयार्ड में एंट्री की हुई है। काफ़ी ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीदारी है और अच्छा खासा नुकसान भी यहाँ पर इनको होता हुआ आप देखिए। आज कोचीन शिपयार्ड में लगभग 2.25% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 4% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 1 महीने में 25% से ज़्यादा का करेक्शन स्टॉक में आ चुका है। और हालांकि अगर 6 महीने में देखें रफ्तार को तो 128% से ज़्यादा का रिटर्न कोचीन शिपयार्ड ने दिया है, लेकिन इनका भाव काफ़ी ऊपरी स्तरों का है। किरण जी, 2700 के ऊपर की खरीद कोचीन शिपयार्ड में, क्या आपकी राय होगी? कोचीन शिपयार्ड की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह से हमने रिसेंटली एक अपमूव देखा था, अपमूव के बाद स्टॉक कंप्लीटली टाइम करेक्शन या तो प्राइस करेक्शन दोनों के अंदर है। अभी करंटली अगर देखें तो 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो सपोर्ट ले रहा है। आज का मोमेंटम भी अगर आप देखो तो एक रिवर्सल पैटर्न जरूर से हम कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जिस तरह का रिटर्न है ये नॉर्मलाइज होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर इनके पास है तो इनको डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। रीजन बीइंग एक प्राइस करेक्शन तो डेफिनेटली आ चुका है। 3000 वाला स्टॉक अभी 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 33% 30% काइंड ऑफ करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो चांसेस है यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट हो। साथ साथ में 100 दिन की मूविंग एवरेज भी है, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। 1900 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर 1900 का लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस है कि 1600 रुपए तक ये आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ 1900 की स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। अगर 1900 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर चांसेस कि एक बाउंस आ सकता है। उस बाउंस में 23-2400 तक की गुंजाइश लग रही है। तो नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए।
इनके पास है तो 1900 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। बिल्कुल, नई खरीदारी के लिए वेट एंड वॉच रखें। बाकी अहम लेवल्स आपको दे दिए गए हैं। चलिए इसी के साथ स्टॉक्स के साथ साथ एक टर्म ले लेते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में हम टर्म रिलेटेड क्वेरी भी लेते हैं और आज पहला सेशन है नए सीरीज का। तो चलिए रोल ओवर क्या होता है ये समझते हैं। ध्वनि जी, आपके पास आना चाहूँगा। आप बता सकते हैं कि रोल ओवर क्या होता है? जब भी कोई एक्सपायरी होती है, न्यू सीरीज स्टार्ट होता है, तो बार बार हम बताते हैं कि रोल ओवर इतना है, रोल ओवर 3 सीरीज एवरेज के नीचे है, ऊपर है। तो इसका मीनिंग क्या होता है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? कुल अंश, रोल ओवर सबसे पहले अगर एकदम आसान भाषा में बताए तो कोई भी स्टॉक जिसका फ्यूचर्स ट्रेड होता है उसमें एक एक्सपायरी होती है कि हमें पता है हर महीने के गुरुवार को यहाँ पे एक्सपायरी होती है। अगर आप अपनी पोजीशंस अपने व्यू के हिसाब से अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसे रोल ओवर कहते हैं। जैसे अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट्स में आपकी बुलिश पोजीशन थी और आप उसको सितंबर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी क्लोज नहीं कर रहे, आप उसको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बाय करके फ्यूचर के चल रहे हैं, तो वो रोल ओवर होता है। और जहां तक एवरेज रोल ओवर की बात है तो जैसे 3 महीनों का एवरेज हम पकड़ लेते हैं किसी भी स्टॉक का कि यहाँ पे 30% या 40% का रोल ओवर हो रहा था ऑन एन एवरेज, और इस महीने यहाँ पे करीब 50% का रोल ओवर हुआ है ऑन द बुलिश साइड। तो ये आपको कन्विक्शन जो है वो ज्यादा है उस साइड पे, वो बताता है। तो रोल ओवर आसान भाषा में आपके एक्सटेंशन, यहाँ पे एक्सपायरी डेट के बाद भी अगर आप अपना ट्रेड नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी एक्सटेंड करते हैं तो वो रोल ओवर होता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इसे विस्तार के साथ समझाने के लिए। आज आपका सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है अंकित कुमार राय का। 2 सवाल हैं कि अदानी पावर 42 स्टॉक्स लिए हैं 515 पर, और भारतीय हेक्साकॉम, ये स्टॉक आज रडार पर भी था, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के कवरेज शुरू हुई है भारतीय हेक्साकॉम पर, और इनकी जो खरीदारी है 19 शेयर्स 1180 पे लिए हुए हैं। अदानी पावर में तो इनको मुनाफा हो रहा है, एक बार भारतीय हेक्साकॉम भी देख लेते हैं। 19 शेयर्स 1180 पे इन्होंने लिया हुआ है और यहाँ पर भी हल्के मुनाफे में है। किरण जी, क्या सलाह होगी? भारतीय हेक्साकॉम, अदानी पावर, दोनों स्टॉक सिलेक्शन कैसे इनके? भारतीय हेक्साकॉम की अगर हम बात करें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें डेली चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है। तो डेफिनेटली भारतीय हेक्साकॉम इनके पास है तो इनको होल्ड रखना चाहिए। और जो भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, अगर उनको नई खरीदारी करनी है तो वो भारतीय हेक्साकॉम में डेफिनेटली कर सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 1160 का मेंटेन करना है, और ऊपर में 1360 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। तो भारतीय हेक्साकॉम डेफिनेटली उनको होल्ड रखना चाहिए और नई खरीदारी भी कर सकते हैं। अदानी पावर की हम बात करें तो अदानी पावर में ऑलरेडी 100 डेज मूविंग एवरेज उन्होंने तोड़ दिया है। साथ ही साथ उनका जो एक मेजर सपोर्ट था और राइजिंग ट्रेंड लाइन थी वो भी उन्होंने ब्रेक किया है। अब लास्ट एक 640 का सपोर्ट है, उसके नीचे फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे सकते हैं कि 620 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से होल्ड रखें। अगर 620 का स्टॉप लॉस ब्रेक होगा तो चांसेस है कि 600 के नीचे भी स्टॉक जा सकता है। तो ओवरऑल चार्ट तो खराब है, लेकिन जिस तरह से मोमेंटम इंडिकेटर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है तो चांसेस है एक बाउंस आ सकता है। तो उस बाउंस के प्ले करने के लिए 620 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऊपर में कोई भी बाउंस आता है 680 690 तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके साइडलाइन हो जाइए। तो 20 का स्टॉप लॉस और ऊपर कोई भी उछाल इस दिशा में आता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके इस स्टॉक से एग्जिट होने की सलाह आपको मिलती हुई। किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। हमें पता है कि आप की कमिटमेंट है, तो जाने से पहले बस अपना डिस्क्लोजर देते जाएं, फिर हमें इजाज़त दें। सो जो भी स्टॉक्स और स्ट्रेटेजी में डिस्कस किए उसमें मेरी या मेरी फैमिली की कोई भी होल्डिंग नहीं है। डेफिनेटली क्लाइंट या तो एसोसिएट की हो सकती है, तो व्यूअर्स को सलाह है कि अपने जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनके पास साथ एक बार कंसल्ट करके ही मार्केट में निवेश या तो ट्रेडिंग करना चाहिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। करेंगे इस अहम रणनीति के लिए और हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। किरण जी, बढ़ते हैं आगे, एक और दर्शक को शामिल करते हैं। मुकेश है हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से। मुकेश, गुड मॉर्निंग, पूछिए किस स्टॉक पे सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग। मैंने एक्चुअली बजाज फिनसर्व लिया है 280 क्वांटिटी 1646 से, ठीक है, 1646 से लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि आज से डबल होने के कितने साल के बाद चांसेस है या कितना जल्दी इसमें मोमेंटम आ सकता है?
चलिए ठीक है, आज हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से बजाज ट्विंस शेयरों में अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है और उसका भी फायदा आपको साफ तौर पर नजर आता है। चूंकि आपका नजरिया लंबी अवधि का है और स्पेसिफिकली आप जानना चाहते हैं कि क्या ये पोटेंशियल है कि ये यहाँ से डबल हो सकता है। ध्वनि जी, क्या राय होगी? लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, बजाज फिनसर्व में बहुत ही कह सकते हैं कि क्रूशियल टाइम पे इन्होंने एंट्री ली और उसका कहीं ना कहीं फायदा इनको होता हुआ जानना चाहते हैं कि क्या कितना समय और देना होगा कि डबल जो है वो ये स्टॉक हो जाए। जी बिल्कुल प्रशांत जी, इनका जो क्वेश्चन है वो काफी स्पेसिफिक है और बहुत सारे जो निवेशक मार्केट में आते हैं उनका नजरिया भी यही रहता है कि हम अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां से दुगना मुनाफा यहाँ पे कब देखने को मिल जाएगा। तो वो एक डेफिनेटली रहता है माइंडसेट कि उन्हीं माइंडसेट के साथ हम यहाँ पे प्ले करना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो कंपनी पिक करी है वो काफी महत्वपूर्ण है कि डेफिनेटली इट इज देयर कि यहाँ पे उनको मुनाफा देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो 2021 के कंपेरेटिवली यहाँ पे एक स्लगिश मोमेंटम रहा है जहाँ पे आपको ज्यादा कोई गेन्स नहीं देखने को मिले हैं। बट जैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ में आपको 1800-1900 के भाव के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फ्रेश ब्रेकआउट्स बनते हैं इसके अंदर वीकली चार्ट्स के अंदर, जहां से फर्दर मोमेंटम ऑन द हायर साइड बनता हुआ दिखेगा। बने रहे इस स्टॉक के अंदर। दुगना कब होगा इसका अंदाजा तो हम नहीं लगा सकते हैं टेक्निकली भी। आपको ये सलाह दे सकते हैं कि नीचे की तरफ आपका जो स्टॉप लॉस है उसको यहाँ पे रखे रहे। यहाँ पे 1595 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है। अगर इस लेवल को हम क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच नहीं करते हैं तो ये मोमेंटम जो है वो ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली बने रहे और स्टॉक पिक जो है वो डेफिनेटली अच्छी है तो यहाँ पे दुगना भाव ये जरूर बताएगी, बट टाइम प्रेडिक्शन जो है वो यहाँ पे नहीं कर पाएगी। तो डबल होने का दमखम तो है स्टॉक में, लेकिन उसका समय कितना होगा ये फिलहाल अंदाजा लगाना मुश्किल है। स्टॉक अच्छा है इसलिए बने रहने की आपको सलाह है। अहम लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की अहम खबर लेकर आते हैं आपको। एजीआर को लेकर टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ऐश्वर्या जुड़ चुकी हैं। जी ऐश्वर्या, क्या अपडेट है? क्या जो है इस अहम सुनवाई से उम्मीद की जा रही है? किस तरह की डेवलपमेंट है? करीब 1:30 बजे आज टेलीकॉम कंपनीज के फेट की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज उनकी क्यूरेटिव पिटिशन को की सुनवाई या प्रोसीडिंग प्रोग्रेस करने जा रहा है। 1:30 बजे के करीब हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपको कॉन्टेक्स्ट दे दे, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनीज के लिए काफी क्रूशियल दिन है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने 2019 में ये केस शुरू हुआ था और उनके मुताबिक ये जो टेलीकॉम कंपनीज है जैसे कि भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा टेली सर्विसेज, बीएसएनएल, एमटीएनएल, इनको मिलाकर इनके कुछ लाइसेंसिंग फीस या स्पेक्ट्रम चार्जेस ओवर ड्यू रह चुके हैं। यानी इतना काफी बड़ा पे आउट, क्लोज टू 1 ट्रिलियन रुपीस का पे आउट वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को ओ करते हैं। बट टेलकोस का ये कहना है कि एजीआर ड्यूज की कैलकुलेशंस में कुछ एरिथमेटिकल एरर्स है और उसी को लेकर ये डिस्प्यूट कई सालों से चलता जा रहा है। आज शायद एक बड़ा क्रूशियल दिन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन जो 1:30 बजे आज पिटिशन की हियरिंग होने जा रही है उसके हिसाब से इन कंपनीज के लिए कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा, इसके बारे में हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। बट अगर प्रीवियस केसेस की बात करें या प्रीवियस हियरिंग्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में ये पता चला था कि इनके एस्टिमेटेड जो ड्यूज है एयरटेल के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को, उन्हें 44,000 करोड़ के करीब एजीआर ड्यूज में पे आउट करना पड़ेगा और ऑन द अदर हैंड वोडाफोन आइडिया को डॉट को करीब 58,000 करोड़ रुपीस एजीआर ड्यूज में का इस तरह का पे आउट उनको करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इस पेमेंट को लेकर, एजीआर ड्यूज को लेकर और उसके कैलकुलेशंस को लेकर हम देखेंगे कि किस तरह से ये इनके फेवर में होगा या फिर हो सकता है कि उनको सारा अमाउंट पे करना पड़े और हो सकता है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है उनके कैलकुलेशन के हिसाब से एजीआर ड्यूज में कुछ कमी हो
और ओवर द नेक्स्ट एनीवे 2021 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि अगले 10 सालों में उनको करीब 10% का पे आउट हर साल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को करना है। तो ये रहा AGR ड्यूज केस में इसका पूरा अपडेट। आपको 1:30 बजे के करीब हम और अपडेट्स देंगे जब प्रोसीडिंग शुरू होगी और सुनवाई की कुछ डिटेल्स भी बताएंगे। क्या करेंगे इस अहम रणनीति के लिए, इस अहम जानकारी के लिए ऐश्वर्या, और इस खबर पर हमारी नज़र खास तौर पर बनी रहेगी। अहम सुनवाई है आज AGR पर। चलिए, इतना ही समय है हमारे पास, इसलिए इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। ध्वनि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको करेंगे, लेकिन जरा डिस्क्लोजर अपना दे दें। जी बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पे जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस करे हैं उसमें मेरी पर्सनल कोई होल्डिंग्स नहीं है, बट क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस डेफिनेटली दिए गए हैं यहाँ पर। तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके अपना निवेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया ध्वनि जी, और तमाम बाकी एक्सपर्ट भी जो जुड़े हमारे साथ शो में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल शेयर बाजार सबका अधिकार में मुझे, मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी और मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़ को दीजिए इजाजत। ये ET Now स्वदेश के साथ नमस्कार।